गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मेरे तरफ से आप सभी को भरपूर स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी स्पेशल सीरीज 12 देखेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग शामिल हैं। आज के टॉपिक है रोग। तो इससे पहले भी हम लोग बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी से होने वाले विभिन्न रोगों को देखे थे, और आज भी कुछ रोग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सभी लोग क्लास में शामिल हैं, समय से डेली आप सभी क्लास में शामिल हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा एंड अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप सभी ज़रूर समय से शामिल हों और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। तो सभी लोग जुड़े और लाइव चैट में आंसर करेंगे। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, क्योंकि ये बायो सीरीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है। जो भी एग्ज़ाम आज के समय में होता है उसमें बायो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी बायो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उसे क्लियर कर लें, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो सभी लोग शामिल हैं, और जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग लिंक शेयर करें, क्लास को लाइक करें और लाइव चैट में आंसर करें। तो आइए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक होता है। एक बीमारी है आपका जापानी एन्सेफ्लाइटिस, इसका कारक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है विषाणु, सेकंड फफूंद, थर्ड जीवाणु और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक होता है क्या? इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। जो लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। कोशिश करना है यही कि अंत तक बने रहें और डेली 15 से 20 क्वेश्चन सीख कर जाएं। डेली कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करना है, तभी जाकर आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग अच्छा से तैयारी करें। क्वेश्चन है जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा विषाणु, यानी कि वायरस। वायरस इसका कारक होता है। इसके कारक एन्सेफ्लाइटिस विषाणु है, ध्यान रखेंगे। जापानी एन्सेफ्लाइटिस का जो कारक होते हैं वो आपका एन्सेफ्लाइटिस विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न राज्यों में कौन मई-जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप का कारण चर्चा में था? तो निपाह वायरस काफ़ी चर्चा में था मई-जून 2018 में। ठीक है, ये निपाह वायरस बीमारी का प्रकोप का कारक चर्चा में कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, सेकंड है केरल, थर्ड हरियाणा और नेक्स्ट है गुजरात। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि ये निपाह वायरस जो है वो कहाँ पे चर्चा में आया था। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा बी नंबर, केरल। यानी कि केरल में इसका प्रकोप देखा गया था। निपाह वायरस बीमारी एक जो है वो आपका जूनोटिक बीमारी थी, ध्यान रखेंगे, जो कि जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती थी, जानवरों से मनुष्यों में होती थी ये निपाह वायरस, ध्यान रखेंगे। निपाह वायरस जो था वो जूनोटिक बीमारी थी, और ये आपका केरल में जो है वो दस्तक दिया था, और केरल में लगभग जो है कुछ व्यक्ति की मृत्यु तक हुई थी इससे, निपाह वायरस से। तो ध्यान रखेंगे ये निपाह वायरस भारत के केरल में चर्चा में आया था। और एक कोरोना वायरस से तो आप लोग काफ़ी अच्छा से वाकिफ़ होंगे कि 2020 से कोरोना वायरस का प्रभाव आज तक देखने के लिए मिल रहा है। बहुत लोगों ने अपनों को खोया कोरोना वायरस में, और 2020 में ये चीन के वुहान शहर से एक लैब से निकला था, और इस तरह से पूरे विश्व में लगभग ये कोरोना वायरस के प्रकोप को देखा गया। और ये कोरोना वायरस बहुत लोगों को अपने परिवारों से वंचित कर दिया। तो ये कोरोना वायरस भी ध्यान रखेंगे, कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान शहर से निकला था। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और ये आपका वायरस से होने वाला रोग है, निपाह भी वायरस है, ध्यान रखना है ये सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे कि किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है कुष्ठ रोग, सेकेंड है टिटनेस,
थर्ड मीजल्स और फोर्थ है हैजा। तो किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर करें सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा बीमारी है जो कि आपका एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे, ये जो बीमारी मीजल्स होता है, मीजल्स जिसे खसरा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, खसरा नाम सुने होंगे बीमारी का, जो बच्चों में होने वाला एक बीमारी है खसरा, जिसे मीजल्स कहा जाता है। और यह विषाणु से होने वाला रोग है, ध्यान रखेंगे, वायरल रोग है मीजल्स, और इसी को खसरा कहा जाता है। बच्चों में खासकर ये बीमारी होती है। इस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और बाकी के जो ऑप्शन में रोग हैं ये सब एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि ये कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा, ये सब आपका जीवाणु जन्य रोग है, यानी कि जीवाणु से होने वाला बीमारी है, और ये सब एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मीजल्स, या इसी को खसरा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खसरा की बीमारी होती है, लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, अब तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो गया कि खसरा एक बीमारी है वायरस से, सेकेंड है कवक, थर्ड है जीवाणु, और फोर्थ है माइकोप्लाज्मा। तो खसरा की बीमारी होती है। अब इसका आंसर आप सभी लोग करें। अभी हम पीछे वाला क्वेश्चन में बताया, खसरा इसी को मीजल्स कहा जाता है, और यह बीमारी जो है वो वायरस द्वारा होता है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है ये खसरा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया, यानी कि विश्व को चेचक उन्मूलन कब घोषित किया गया। ऑप्शन है 1 नंबर 1927, सेकेंड है 1980, थर्ड है 1996, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में चेचक का उन्मूलन कब किया गया, इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि विश्व में चेचक का उन्मूलन कब किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया। चेचक इसी को स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, और यह एक विषाणु से होने वाला रोग है, और इसके विषाणु का नाम ध्यान रखेंगे वेरिओला है। जो चेचक होता है, जो जिसे स्मॉल पॉक्स हम लोग कहते हैं, यह विषाणु से होने वाला रोग है, और इसके वायरस का नाम वेरिओला वायरस है। और इसके टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, आप ध्यान रखेंगे। तो विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित WHO के द्वारा कब किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चेचक मुक्त विश्व कब घोषित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी नंबर होगा आपका 1980 में जो है वो चेचक मुक्त विश्व घोषित किया गया। किसके द्वारा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से है कि भारत से चेचक का उन्मूलन घोषित कब किया गया, यानी कि भारत को चेचक मुक्त कब किया गया। ऑप्शन है 1 नंबर 1927, सेकेंड है 1980, थर्ड है 1996, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखें, चेचक जो है वो विश्व को 1980 में विश्व को चेचक मुक्त घोषित किया गया। तो भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करके बताएं इसका आंसर कि भारत को चेचक मुक्त कब किया गया। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, भारत को चेचक मुक्त कब किया गया, इसका आंसर आप सभी लोग करें। तो ध्यान रखेंगे, भारत को WHO के द्वारा जो है वो 1927 में चेचक मुक्त किया गया था, यानी कि भारत को 1927 में, यानी कि विश्व से चेचक मुक्त से पहले ही भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। यानी कि 1927 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया, वही 1980 में विश्व को चेचक मुक्त घोषित किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से ये सारा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत बीमारी जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है 1 नंबर मुर्गियों से, सेकेंड है गायों से, थर्ड है बकरियों से, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो रानीखेत आप लोग आंसर करें कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें कि रानीखेत बीमारी काफ़ी चर्चित बीमारी है, और आप लोग को तो इसका आंसर करना चाहिए क्योंकि आप लोग इस बीमारी से वाकिफ़ होंगे।
रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मुर्गियों से। मुर्गियों से रानीखेत बीमारी संबंधित है। ध्यान रखेंगे यह मुर्गियों में होने वाला एक प्रमुख बीमारी है और इसमें जो है वो संक्रामक होता है और ये विषाणु जन बीमारी है। इससे जो है जब एक मुर्गी को होता है तो पूरे देखते हैं कि जो है बहुत सारा मुर्गियों इससे ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि यह एक वायरल रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। तो ध्यान रखेंगे कि रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होता है और ये किससे होता है? तो ये वायरस जनित रोग है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि वायरल बीमारी है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भोजन विषाक्त का कारण होता है। भोजन विषाक्त का कारण क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भोजन विषाक्त का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है ई कोलाई, सेकेंड है सैलोनीला बैसिलाई और नेक्स्ट है कैंदिना और इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर करें आप सभी लोग कि भोजन विषाक्त होता है। भोजन विषाक्त का कारण क्या है? सभी लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं आप सभी इसका आंसर बताएं कि भोजन विषाक्त होता है, इसका कारण क्या है? सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा सैलोनेला बैसिलाई। सैलोनेला बैसिलाई की वजह से भोजन विषाक्त हो जाता है। देखते हैं आप बासी भोजन को नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो खराब हो जाता है। क्यों? तो उसमें जो है सैलोनेला बैसिलाई नामक बैक्टीरिया होती है और इसी बैक्टीरिया के वजह से भोजन जो है वो खराब हो जाती है और उस भोजन को हम खा नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि भोजन विषाक्त का कारण क्या है? तो सैलोनेला बैसिलाई, यानी कि बैसिलाई क्या है आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि यह एक बैक्टीरिया है और इसी के वजह से भोजन खराब हो जाता है, इसलिए बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि WHO के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। 1 नंबर ऑप्शन है एड्स, सेकेंड है आपका यक्ष्मा, थर्ड है मलेरिया और फोर्थ है एबोला। तो आज के समय में जो है वो सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण लेने वाला बीमारी कौन है? आप लोग इसका आंसर बताएं। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि आज के समय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सर्वाधिक संख्या में लोग अपना प्राण किस बीमारी से दे रहे हैं? आंसर करें सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यक्ष्मा। इसी को बोलते हैं टीबी या क्षय रोग, यक्ष्मा को या तपेदिक भी बोलते हैं। इसका कारक जो होता है वो आपका बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखेंगे। और इसके बैक्टीरिया का नाम पहले भी हम बताएं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है। और इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित हो जाता है आपका यक्ष्मा या तपेदिक में। और इससे रोगी के जो होता है क्या कि खांसी में खून के साथ जो है बलगम आने लगता है, सांस फूलने लगता है, ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है आज के समय में सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण जो बन रहा है वो तपेदिक बन रहा है और भारत में भी इसका प्रकोप काफ़ी अधिक है। और ध्यान रखेंगे तपेदिक या यक्ष्मा या फिर टीबी जो है यह एक जेनेटिक रोग नहीं है, आपको ध्यान रखना है। यह बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है और इससे जो है विश्व में सबसे अधिक लोग की जाने जा रही है। इसके साथ साथ जो है भारत में भी आज के समय में बहुत लोगों की मृत्यु यक्ष्मा या टीबी से होता है, ध्यान रखेंगे। अभी भारत को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, 2025 तक भारत टीबी मुक्त होगा, इसके लेकर भारत सरकार वर्क कर रही है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी नंबर होगा यक्ष्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। प्रति वर्ष 5 लाख लोग जो है 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, ये कौन सा रोग है आप लोग पहचान करें। ऑप्शन नंबर 1 है इंसेफ्लाइटिस, सेकेंड है यक्ष्मा, थर्ड है मलेरिया और फोर्थ है एबोला। इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि प्रति वर्ष 5 लाख लोग खासकर भारतीय
एक रोग से मरते हैं, इसका पहचान करें आप सभी। 5 लाख भारतीय एक बीमारी से मरते हैं, इसका पहचान आप सभी लोग करें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यक्ष्मा। यक्ष्मा या टीबी या तपेदिक, विश्व में भी सबसे अधिक लोगों की जानें इस रोग से जाती है, और भारत में भी आज सबसे अधिक लोगों की मृत्यु जो है वो आपका यक्ष्मा या टीबी से ही होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, यक्ष्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से जाना जाता है। तो टिटनेस को और किस नाम से जाना जाता है आपको आंसर बताना है। सभी लोग आंसर करें, नया क्वेश्चन है। टिटनेस आप लोग पढ़े हैं, आपको पढ़ाए हैं, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, और यह जो है वो और किस नाम से जाना जाता है आप लोग इसका नाम बताएं। ऑप्शन है लॉकजा, सेकेंड है सिनगल्स, नेक्स्ट है काली खांसी, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो टिटनेस नामक रोग किस नाम से जाना जाता है? ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है, आपको बताए थे हम। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी इसके बैक्टीरिया का नाम है, और यह एक संक्रामक रोग है, ध्यान रखेंगे। इसे एक धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताए थे हम। धनुष टंकार के नाम से भी टिटनेस को जाना जाता है। उसके अलावा एक अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है, इसका नाम आप सभी लोग बताएं। टिटनेस नामक रोग को जो है वो धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा एक अन्य नाम भी इसका है, उसका नाम आप सभी लोग आंसर करें। नया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप सभी नोट डाउन करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। जब भी आप क्लास करते हैं, आप लाइव चैट में जुड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो जब सीखते हैं तो आप कोशिश करें कि जो नया क्वेश्चन मिले उसे कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि अगली बार जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में या सेट प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो उसमें आपको आया तो ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सभी लोग जो है वो आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, लॉकजा। लॉकजा इसका एक अन्य नाम है, ध्यान रखेंगे। लॉकजा एक अन्य नाम है, ध्यान रखना है। टिटनेस नामक बीमारी का एक अन्य नाम जो है वो धनुष टंकार है, और एक नाम जो है लॉकजा है। आप ये दोनों नाम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो नहीं बने, ऐसा हो ना सके। आप अगर बीसीसी के स्टूडेंट हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग मेहनत करें। देखिए कि जो है वो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, और कठिन है तो आपको सफलता जरूर दिलाएगी। इसके लिए आपको कठोर मेहनत करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि राह में जितनी भी बड़ी मुश्किलें आएँ, उसके बाद पाई जाने वाली सफलता का स्वाद उतना ही अधिक होता है। जो लोग अगर क्लास समय से ज्वाइन करते होंगे और जब आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मिलते होंगे तो आपको एक अंदर से बहुत खुशी मिलता होगा कि जो है वो हम पढ़ रहे हैं, उसका जो है नतीजा है कि आज मेरा 2 क्वेश्चन बना। या आप क्लास करते होंगे, उससे रिलेटेड अगर सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन आता होगा तो आपको खुशी मिलता होगा कि जो है वो हमें पढ़ने की फ़ायदा हो रहा है। या एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आप जो भी क्लास फॉलो किए हैं तो उससे आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको एक अंदर से बहुत सारा खुशियाँ मिलेगा कि हम पढ़ रहे हैं, उसका फ़ायदा हो रहा है। और इसी तरह से देखिएगा कि एक दिन आप सफल होंगे। तो राह में जितनी भी मुश्किलें आएगी उसके बाद पाई जाने वाली सफलता का स्वाद उतना ही अधिक होगा। तो अगर आपको सफलता का स्वाद चीखना है तो आपके रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रहे हैं उस मुश्किलें को पार करते जाइए, देखिएगा आगे बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए आपको पार करना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा जो है रास्ता टफ लगे तो वहाँ से हम लौट जाएं, इससे आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। और अगर में भी सफलता मिलेगी भी तो आपको मज़ा नहीं आ पाएगा। इसलिए अगर मज़ा लेना है सफलता का तो फिर जो है वो कठिन रास्ता पर आप चलना शुरू करें, देखिएगा उसका मज़ा ही कुछ और होगा। तो इस तरह से सभी लोग लाइन को फॉलो करें और देखिएगा आगे काफ़ी बेहतर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्रतिजैविक औषधि है? निम्न में कौन जो है वो प्रतिजैविक औषधि है? इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। निम्न में कौन प्रतिजैविक औषधि है? 1 नंबर है किलीन, नेक्स्ट है एस्प्रिन, नेक्स्ट है सल्फागुआनिडीन, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे।
सभी लोग आंसर करें कि इनमें से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है। निम्न में से कौन जो है एक प्रतिजैविक औषधि है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें, इसमें से कौन एक प्रतिजैविक औषधि है। ये भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। जब मैं बार बार कहता हूँ कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिले तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। ये सब क्वेश्चन हमेशा सेट प्रैक्टिस में आते रहेगा और इसलिए आपको जो है इसे नोट डाउन करना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सल्फागुआनिडीन जो है एक प्रतिजैविक औषधि है। ध्यान रखेंगे प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबायोटिक। आप लोग हिंदी में थोड़ा फंसते होंगे, प्रतिजैविक को इंग्लिश में एंटीबायोटिक बोला जाता है, अब तो समझ गए होंगे। एंटीबायोटिक औषधि कौन है, तो सल्फागुआनिडीन जो है एक एंटीबायोटिक औषधि है। ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि बीसीजी के टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है, यानी कि बीसीजी का टीका किसमें दिया जाता है। आप लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका निमोनिया, सेकेंड है काली खांसी, नेक्स्ट है टिटनेस और नेक्स्ट है यक्ष्मा। तो बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। सभी लोग आंसर बताएंगे कि बीसीजी का टीका जो है किसमें लगाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे बीसीजी का टीका जो है वो यक्ष्मा या टीबी बीमारी में दिया जाता है, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। यक्ष्मा या टीबी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप ध्यान रखेंगे कि बीसीजी का टीका, ध्यान रखेंगे बीसीजी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है इसका फुल फॉर्म। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका जो है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। ऑप्शन है 1 नंबर 6 माह, सेकेंड है 7 दिन, थर्ड है जन्म के तुरंत बाद और फोर्थ है 48 डेज। तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। तो ध्यान रखें कि जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका बच्चे को लगाना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाए, और अगर जो है यह टीका जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभावित उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी का टीका लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो ध्यान रहे कि बीसीजी का टीका जो है वो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, और जन्म के बाद अगर नहीं लगाया गया किसी कारणवश तो 12 माह के अंदर लगाया जाता है। लेकिन अगर 12 माह के अंदर आप लगाते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका प्रभाव घटते चला जाता है, और 12 माह के बाद अगर यह टीका लगाया जाता है तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में कौन सा रोग पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। इसमें से कौन सा बीमारी है जो कि पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 है टाइफाइड, सेकेंड है हेपेटाइटिस, नेक्स्ट है पीलिया और नेक्स्ट है हैजा। इसका आंसर आप सभी लोग करें कि कौन सा बीमारी जो है वो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो पानी के प्रदूषण से न होता है। बाकी के जो टाइफाइड, पीलिया, इसी को जॉन्डिस बोलते हैं पीलिया को, और हैजा, ये सब पानी के प्रदूषण से होता है। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज कुल आपके लिए 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप ध्यान रखेंगे। और आप सभी जो है इसे ध्यान से फॉलो करें। जो भी क्वेश्चन डेली जाता है ये सारे क्वेश्चन को आप सभी समय से फॉलो करें, और सभी लोग समय से जुड़े। मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी समय से क्लास को ज्वाइन करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और अंत तक जुड़े रहें। जितने क्वेश्चन जाते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर करें लाइव चैट में, और एक बार फिर से इसे रिकॉल करें। पीछे के जितने सारे वीडियो गए हैं सारे वीडियो को रिकॉल करते रहें, और फिर आप टेस्ट में बेहतर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इस तरह से सभी लोग तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।